ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव हार गए, सीट भी हार गए, लेकिन अब क्या पंजाब की बारी है। दिल्ली के बाद क्या पंजाब में खेला होगा, क्योंकि ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था केजरीवाल क्या पंजाब के सीएम होंगे। आज कांग्रेस दावा यह कर रही है कि केजरीवाल का खेला होने वाला है पंजाब में। पंजाब की सरकार गिर सकती है। कई विधायक संपर्क में है कांग्रेस के, इसलिए केजरीवाल ने आज देखिए बैठक बुलाई। भगवंत मान को दिल्ली बुला लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवंत मान का काफिला आज दिल्ली में था। तो भगवंत मान दिल्ली में थे, अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई, खुद केजरीवाल पहुंचे। ये आगे केजरीवाल बैठे हैं, केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो सवाल यह है, केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ बैठक की है। क्या केजरीवाल को डर नहीं है, यकीन है कि दिल्ली हारने के बाद अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके विधायक संपर्क में हैं। क्या पंजाब की सरकार से भी हाथ धो बैठेंगे केजरीवाल? रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सब ठीक नहीं है और ये जल्दी जाए। सारा ठीक रहा, भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। अब ये ताश का महल जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं। दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया। रावण का भी घमंड चूर हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल तो किस खेत की मूली है। दिल्ली के बाद क्या पंजाब भी हाथ से जाने वाला है? पंजाब में भी गिर जाएगी केजरीवाल की सरकार। क्या चंद दिन के मेहमान है भगवंत मान? विरोधियों का दावा है पंजाब में बड़ा खेला होने वाला है। केजरीवाल पंजाब से भी हाथ धोने वाले हैं। दिल्ली हार के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप है। आपके कई विधायक पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। केजरीवाल सबको दिल्ली बुलाकर अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। क्या वाकई केजरीवाल के पंजाब के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं? क्या दिल्ली से भी हाथ धो बैठेंगे? सियासत की शतरंज की बिसात पर क्या इधर के मोहरे उधर चले जाएंगे और कांग्रेस की ताकत बढ़ा देंगे? दिल्ली हारने के बाद पंजाब सरकार गिरने की अटकलें थीं। पंजाब के आप विधायक टूटने का दावा किया जा रहा था। केजरीवाल के विधायक तोड़कर कांग्रेस की सरकार के कयास थे। दिल्ली में हार के बाद पंजाब के विधायकों की बैठक हुई। अब सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को घेरा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाया जा सकता है, केजरीवाल खुद सीएम बनने की तैयारी में है, यह कांग्रेस का दावा था। आपके 30 विधायकों के संपर्क में होने का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के एक और नेता ने आप में टूट की आशंका जताई थी।
35 विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में बैठक की। बैठक में पंजाब सीएम सहित कई विधायक मौजूद रहे। विधायकों को बुलाकर केजरीवाल ने अपनी ताकत दिखाई है कि हमारे विधायक टूट नहीं रहे, हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे, हमारे विधायक एकजुट हैं और मेरे एक बुलावे पर 90 गाड़ियां लेकर विधायक दिल्ली आ गए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। बाजवा के सरकार गिरने के दावे को गलत बताया है। बैठक के बाद भगवंत मान खुद कैमरे के सामने आए। भगवंत मान ने दिल्ली में हार की वजह गिनाई है। साथ ही पंजाब में अपनी सरकार पर खतरे से इनकार किया है। पंजाब सीएम के कपूरथला हाउस में मीटिंग चली आधे घंटे। केजरीवाल ने यह बैठक ली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को सलाह दी है, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब आपको बताऊं कांग्रेस जो कह रही है उसमें कितनी हकीकत है। क्या कांग्रेस केजरीवाल के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है? क्या पंजाब में यह खेला हो सकता है? क्या केजरीवाल के हाथ से दिल्ली और के बाद पंजाब भी चला जाएगा? विधानसभा की स्थिति में आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के पास है 93 एमएलए। विधानसभा में 117 है, 59 चाहिए बहुमत के लिए। 16 इस वक्त कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है। 16 है, 59 होने चाहिए। बीजेपी इस हालत में नहीं कुछ कर पाए, सिर्फ 2 है ना। एसएडी इस हालत में, 3 अन्य है। लेकिन अगर खेला होता है, कांग्रेस कह रही है 35 विधायक टूटेंगे और कांग्रेस में शामिल होंगे, तब भी कांग्रेस के पास होंगे 51, 3 निर्दलीय और जोड़ दे तो 54, उसके बावजूद 2 चाहिए, तब होंगे 59। क्या कांग्रेस ये खेला कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का दावा यह है कि अब पूरे 5 साल सरकार नहीं चलनी पंजाब में। 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले ही दावा है कुछ बड़ा गेम हो जाएगा। सुनिए। पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है। उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है, वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। पंजाब में सब ठीक नहीं है और ये जल्दी जाएंगे। हम हार गए हैं तो पंजाब वाले बहुत जल्दी कुछ कर देंगे, तो उनको बुला लिया है, दिल्ली वालों को नहीं बुलाया। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे। देखिए कांग्रेस वाले वेले हैं, अपने बंदे तो संभलते नहीं है और हमारे बंदों की बात करते हैं। ऐसी बेहुदा बातें किसी भी सीनियर लीडर को नहीं करनी चाहिए। आज की स्थिति अभी ऐसी हो रखी है पंजाब की कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को बस इतना कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली की तरह पंजाब की जनता भी सुधार देगी। एक भी नहीं है, आगे से मजबूत है। ये आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है। सारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला ले, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है? इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं। दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। तो ये चर्चा जो है ये कहीं ना कहीं तो वहीं से निकल के आती है। मीटिंग बुलाई है लेकिन पंजाब ठीक नहीं है और आगे के चुनाव में पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा। कोरी अफवाह है, कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी मान साहब की अगुवाई में पंजाब में और नेशनल लेवल पर अरविंद जी की अगुवाई में बेहतर करने के लिए एकजुट है। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने। वो मीटिंग कर रहे हैं, चले गए, अब वो कहीं नहीं बैठ पाएंगे, हर जगह से जाए। सभी लोग सरदार भगवंत सिंह मान जी की अध्यक्षता में एकजुट हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? उनके विधायक को पुलिस ढूंढ रही है शिद्दत से, अमानतुल्लाह खान को। अरविंद केजरीवाल की भी जेल जाने की नौबत आ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अमानतुल्लाह को ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमानतुल्लाह ओखला में रहते हैं, उनके घर दिल्ली की पुलिस पहुंची है ढूंढने के लिए एक मामले में। अमानतुल्लाह का तारुफ आपको कराऊं, चुनाव के दौरान
रिपब्लिक के रिपोर्टर के साथ भी बदसलूकी और बदतमीजी की थी अमानतुल्लाह ने। चुनाव के दरमियान जो कैंपेन कर रहे थे उनका बेटा धमकी दे रहा था पुलिस को। आराम से कर रहे हो बात में आपसे शर्मिंदगी इसलिए आपके जो बेटे ने किया है उसमें शर्मिंदगी है। क्या बेटे ने जो करने नहीं, आराम से बात करते हाँ मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। तो ये वही अमानतुल्लाह है जिन्हें पुलिस इस वक्त शिद्दत से तलाश रही है। दिल्ली पुलिस आखिर क्यों ढूंढ रही है? दिल्ली पुलिस, क्या अमानतुल्लाह गिरफ्तार होंगे? अभी घर पर नहीं है, घर से फरार है। दिल्ली पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी, अब अलग अलग जगह छापे मार रही है। आप विधायक अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो सकती है। क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है। जामिया नगर थाने समेत कई इलाकों में छापा मारा गया है। एक भगोड़े अपराधी को फरार कराने का आरोप है। इस मामले में अमानतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसमें दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा लगाई है। अमानतुल्लाह पर धारा 191(2) और धारा 190 लगाई गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दरअसल पुलिस ने भगोड़े शाहबाज खान को पकड़ा था, उस पर हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज हुआ। इस बीच ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंचे। वहां पर मौके पर पुलिस और विधायक के समर्थकों में धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी का फायदा उठाकर भगोड़ा मौके से भाग गया। एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्लाह ने पुलिस को धमकी दी कि तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, यह इलाका हमारा है और तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहां से जिंदा निकलना भारी पड़ जाएगा। हमारी एक आवाज पर इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि तुम लोगों का भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां चले गए। तुम्हारी पुलिस और कोर्ट के कागज यहीं रह जाएंगे। धमकी देते हुए आगे कहा, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा यहीं पर और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पुलिस को सुनिए क्या बता रही है, अमानतुल्लाह को क्यों तलाश रही है। यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शाहबाज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है। अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन तक ज्वाइन नहीं की है। कोशिश पूरी की जा रही है इनसे संपर्क करने की और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ने की। लैंड ग्रैबर हैं, माफिया हैं। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के टाइम पे हमारे पार्टी के सीनियर लीडर मनोज तिवारी के साथ धक्का देने का प्रयास किया। गुंडागर्दी का आलम दिल्ली में नहीं चलेगा। बेशक दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, दिल्ली के अंदर भी गुंडों का स्थान तिहाड़ जेल रहने वाला है। अमानतुल्लाह कहाँ आदतन अपराधी हैं। कोई भी उनको जो वोट मिलते थे वो इसी के बल पे मिलते थे क्योंकि अपराधियों को वह बचाने का काम करते थे। आज दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जाने के बाद कोई अपराधी को बचाने का कार्य सरकार नहीं करेगी। इस तरह के क्रिमिनल हैं तो वो अपनी सजा भुगतेंगे। तो अमानतुल्लाह जेल जाएंगे तो क्या केजरीवाल बाहर रह पाएंगे? ये इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए, नतीजे आने से ठीक पहले एंटी करप्शन ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी। एसीबी की टीम पहुंची थी वो 15-15 करोड़ वाले ऑफर के मामले में, लेकिन अब एसीबी की टीम उसमें आगे जांच शुरू करने वाली है। तो क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे? क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले चल रहे हैं उनके ऊपर। हार के बाद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केजरीवाल पर करीब 15 मामलों में जांच जारी है। शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। काउंटिंग से पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने केस दर्ज किया था। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर का दावा था। 16 विधायकों को बीजेपी ने पैसे, मंत्री पद का लालच दिया, यह दावा था। एसीबी के नोटिस का केजरीवाल ने अब तक जवाब नहीं दिया है। एसीबी इस मामले में अब एक्शन ले सकती है। शराब घोटाले में केजरीवाल पर 2 केस चल रहे हैं। समन पर गैर हाजिरी में भी ईडी जांच कर रही है। केजरीवाल पर मानहानि से जुड़े 6 मुकदमे चल रहे हैं। असम, गुजरात, बिहार, दिल्ली में मामले दर्ज हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव के प्रचार का भी मामला दर्ज है। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में मारपीट का भी केस है और बीजेपी सरकार में सीएजी रिपोर्ट भी पेश होने वाली है। दावा है कि 14 सीएजी की रिपोर्ट पेश हो सकती है। इसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
तो हमने दिल्ली के लोगों से जाना कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री का क्या होगा, क्या जितने मुकदमे चल रहे हैं उस हिसाब से फिर उन्हें जेल जाना होगा। तो दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। मामलों की नहीं है, जो हाल जिस हिसाब से है, जो भी और भी तो घोटाले और निकलेंगे, तो उसके हिसाब से आप ये मान के चलो फ्यूचर में अगले 6 महीने या जो भी है 8 महीने मान लो, आने वाले समय में उसका जेल जाना तय है। जेल जाएंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार करा इसलिए। अंदेशा क्या, हर चीज में अभी पीछे भी तो जेल काटी उन्होंने, तो फिर जाएंगे। अब जो बंद कर दिया सचिवालय जो उनका वो है, भ्रष्टाचारी उन्होंने इतना करा, क्या करें, जाएंगे पक्का है। जाएंगे भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को तो कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। पता नहीं जी भाई, कह नहीं सकते, वो तो उनका मन, जाना चाहते चले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जेल तो जाएंगे ही, जेल जाएंगे। पहले से ही तो बेल पे खड़े हैं, आए पे लग सकता है। हाँ, अगर कोई पैसा वाला हो गांव में भी आरोप लगा देते हैं, आरोप सिद्ध होना चाहिए। तो दिल्ली वालों को भी आपने सुना और बहुत से ऑटो वालों को सुना जो केजरीवाल के वोटर माने जाते थे, लेकिन इस बार ऑटो वालों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, वो भी कह रहे हैं कि वो जेल जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। रोज अटकलें हो रही हैं, रोज कयास लगाए जा रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के विधायकों के साथ मुलाकात की। लगभग 10 एमएलए जिनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष मिले हैं, ये बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी के बहुत पुराने नेता भी हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं। खबर यह आ रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पुरुष नहीं बल्कि कोई महिला हो सकती है। तो अब दिल्ली का सीएम कोई महिला होगी, बीजेपी की विधायक होगी। तो कौन से वो विधायक हैं बीजेपी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कौन सी महिला विधायक हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, जो चुनाव जीत के आई हैं, इन पत्तों में कौन सा पत्ता इक्का निकलेगा, ये देखते हैं। दिल्ली के सीएम को लेकर अटकलें जारी हैं और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज सीएम रह चुकी हैं पहले। दिल्ली में 43% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है। 2020 चुनाव से 8% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये दांव खेले कि महिला चेहरे में किसको मौका मिलेगा। ऐसे में 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बार बीजेपी से 4 महिला चुनाव जीती हैं। इन्हीं में से किसी एक पर बीजेपी दांव लगा सकती है। पहला नाम देखिए, रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। बनिया समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसी समाज से आते हैं। बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और 3 बार पार्षद चुनाव जीती हैं। एमसीडी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। शुरुआती दिनों में एबीवीपी से जुड़ी रही हैं और पार्टी को दिल्ली राज्य इकाई के महासचिव हैं। इनके नाम पर पार्टी में आम सहमति बन सकती है, उस दावेदारी में सबसे आगे चल रही है रेखा गुप्ता। दूसरा नाम है शिखा रॉय का। शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीती हैं। यहां उन्होंने दिग्गज सौरभ भारद्वाज को हराया है। ग्रेटर कैलाश में पिछली बार का हार का बदला लिया है शिखा रॉय ने। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं, पेशे से वकील हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है उन्होंने। तीसरा नाम है पूनम शर्मा का। बीजेपी सीएम को लेकर चौंकाती रहती है। ऐसे में पूनम शर्मा भी इस रेस में चल रही हैं। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है और इस सीट से रागनी नायक तीसरे नंबर पर थी। चौथा नाम है नीलम पहलवान का। सीएम की रेस में चौथी महिला नीलम पहलवान है। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है और आप उम्मीदवार को 29,000 वोट से हराया। नीलम पहलवान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जेपी नड्डा से आज बीजेपी विधायकों की मुलाकात हुई। सीएम की रेस के कई दावेदार इस बैठक में मौजूद थे। नड्डा ने इस बैठक में पीढ़ीगत परिवर्तन के संकेत दिए हैं। पीएम के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम से पर्दा हटेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें। अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है ये, किसी बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है। यहाँ कैडर निकल कर आता है और हर विषय पर पार्टी के संगठनात्मक प्रमुखों से, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश की कमेटी से चर्चा करके आगे बढ़ता है। कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसी आधार पर सरकार काम करेगी। लोगों का सिर्फ एक ही ध्यान है कि दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां से हम लोग चुन के आए हैं, आशीर्वाद मिला है, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो उस पे है। मुख्यमंत्री कौन बनता है, कैबिनेट मंत्री कौन बनता है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करता रहेगा। उनका काम है, करने दीजिए उनको। जो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ऐसा तय किया पार्टी ने। जो मुख्यमंत्री बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो विधायक था, 48 विधायकों में से एक हूँ। पार्टी जिसको चाहेगी सब बराबर है। सीनियर नेता है बीजेपी के, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दल की बैठक होगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। तो कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सब अभी शांत और खामोश रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक अपने अपने तरीके से दावा दिखा रहे हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात महाकुंभ की। कल आपको दिखाया था महाकुंभ में भयंकर जाम है। यह खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। देखिए फिर क्या हुआ। महाजाम पर योगी का हंटर चल गया है। महाकुंभ की यह तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस कदर भीड़ अभी हो रही है महाकुंभ में। माघ पूर्णिमा के मौके पर 45 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं। सोचिए, जो माना जा रहा था कि 26 फरवरी तक 45 करोड़ पहुंचेंगे, अभी 45 करोड़ आज हो गए। 26 फरवरी तक 50 करोड़ पार कर जाएगा। आज देखिए जरा, देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी पहुंचे। चौपर से आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, उनकी बहू राधिका मर्चेंट और माता जी के साथ महाकुंभ पहुंचे। उसके बाद देखिए जरा, मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई है और उनके बेटे अनंत अंबानी भी संगम में मौजूद थे, स्नान किया है। दिल्ली के सांसद और पूर्वांचल के नेता मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं संगम में। आप देख रहे हैं, पत्नी के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया। पंचामृत स्नान समर्पयामि सर्वांग शुद्धोदक स्नान ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयस्विनः शेतः शेताक्षौर्वनस्ते ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि अन्ते सत्रोतसः सरस्वती तु पंचनः सोमेशे भवसरितः पंचामृत स्नान समर्पयामि सर्वांग शुद्धोदक स्नान ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयस्विनः शेतः शेताक्षौर्वनस्ते ओम पंचनद्याः सरस्वती। दूसरी तरफ देखिए, एक्टर विद्युत जामवाल पहुंचे महाकुंभ में। महाकुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया है और शंखनाद किया है। तो खास और आम सभी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। प्रयागराज वाले रास्ते पर भारी जाम। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर का जो रास्ता है उस पर भी जाम, कल प्रयागराज में अंदर भी जाम था। ये तस्वीरें लगातार योगी आदित्यनाथ देख रहे थे कि जाम लग रहा है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक के जाम की खबर योगी तक पहुंची है। न सिर्फ जाम, अगली तस्वीर देखिए जरा। और यही रेलवे स्टेशन का हाल है। ट्रेन का हाल देखिए जरा। मध्य प्रदेश सतना से जो ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही है, ट्रेन के दरवाजे से सीट तक भारी भीड़। और इतना ही नहीं, जबकि जो लोग ट्रेन में बैठ जा रहे हैं वो इस हाल में, जो नहीं बैठ पा रहे हैं गुस्से में देखिए शीशे तोड़े दे रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मधुबनी की। मधुबनी में एक शख्स
महाकुंभ की ट्रेन में नहीं बैठ सका तो उसने शीशा तोड़ दिया। और ये सारी तस्वीर योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। उसके बाद योगी ने देखिए फौरन बैठक बुलाई है। बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ योगी ने बैठक की है, वहां के हालात पर चर्चा की है और अलग अलग जगहों के जितने मंडलायुक्त थे सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी ने चर्चा की है। कई अधिकारियों की योगी ने क्लास लगा दी है, कईयों को वार्निंग दे दी है, सस्पेंड कर देंगे, फौरन जाकर प्रयागराज के हालात संभालिए। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जिस महाकुंभ में इंतजाम के लिए योगी दिन रात एक किए हुए हैं, उस महाकुंभ में महाजाम की खबर मिली तो योगी गुस्से में आ गए। आधी रात ही योगी ने बैठक बुला ली और कई अफसरों की क्लास लगा दी। आस्था के जिस महाकुंभ में रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आम लोगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहां लगातार जाम से योगी इतने आग बबूला हुए कि 2 आला अधिकारियों को सस्पेंड करने की वार्निंग दे दी और साफ कह दिया है कि महाकुंभ में करिए ऐसा इंतजाम कि ना कहीं लोग फंसे और ना कहीं जाम लगे। 30 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए योगी ने अधिकारियों की कैसे क्लास लगाई और बड़े बड़े अधिकारियों को डांटा है। योगी ने क्या कहा, यह बैठक ली योगी ने। महाकुंभ में लगे जाम की देश भर में चर्चा होने लगी, चारों तरफ बात हो रही है। प्रयागराज जा रहे लाखों भक्त जाम से परेशान हैं। योगी खुद महाकुंभ के सारे इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही भारी जाम का पता चला, योगी गुस्से में आ गए। देर रात बैठकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को कड़ी फटकार लगाई। दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की चेतावनी तक दे दी। योगी सबसे पहले प्रयागराज एडीजी भानु भास्कर से मिले, कहा महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। जैसे ही भगदड़ हुई, आपने दूसरे अफसरों को आगे कर दिया है। दरअसल मौनी अमावस्या पर 9 करोड़ भक्तों से ज्यादा आ गए थे। खबर है कि भगदड़ हुई तो एडीजी फील्ड पर नहीं उतरे। सीएम योगी को फीडबैक मिला था जिस पर योगी ने चेतावनी दी है। एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण के इंतजाम से भी योगी नाखुश थे। कहा जब वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर से पिकनिक स्थल फुल हो जाते हैं, आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में शनिवार रविवार भारी भीड़ होगी। आपके काम का रवैया तो एकदम निलंबित करने जैसा है। 7 फरवरी से ही प्रयागराज और उसके बॉर्डर पर जाम लगने लगा, यानी 3 दिन से महाकुंभ आने वाले रास्ते में भारी जाम लगना शुरू हुआ था। लेकिन एडीजी ट्रैफिक ने भी भीड़ या ट्रैफिक के लिए कड़ा कदम नहीं उठाया, जबकि महाकुंभ में ट्रैफिक संभालने का जिम्मा योगी ने उन्हें सौंपा था। इसलिए दोनों बड़े अफसरों को योगी ने कड़ी नसीहत दी है। माघ पूर्णिमा पर बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करने को कहा है। प्रयागराज में वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए, न ही कहीं जाम लगे। हर भक्त को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, योगी ने कहा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या हुआ आज संसद में। संसद में भी आज दरअसल इसी पर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव महाकुंभ पर बोल रहे थे तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने उन्हें संसद में जवाब दिया। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के
गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट। तो कोई अधिकार नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। कि यहाँ पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। अखिलेश दरअसल महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश ने संसद के बाहर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब हम जमीन की समस्याएं न दिखे हमें। विकसित भारत की जो तस्वीर देखी उसने बहुत दुख पहुंचाया है। आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्रयागराज के सारे बॉर्डर सील हैं। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मौत का सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। महाकुंभ में सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी को तरजीह दी जा रही है। तो योगी ने जवाब दिया, महाकुंभ हर व्यक्ति आएगा, यहां कोई भेदभाव नहीं है। 29 दिन में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। इसके बाद भी कुछ लोग नकारात्मकता फैलाने में जुटे हैं। जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। वो देश को बपौती मानते हैं, सनातन को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। डिंपल ने कहा, हम नहीं, सरकार सनातन के खिलाफ है। जिस महाकुंभ के इंतजाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वहां कैसी व्यवस्था है कि 300 किलोमीटर तक जाम है। यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही दर्शाता है। भले ही छिपाए, लेकिन सच सबको दिख रहा है। हेमा मालिनी ने कहा, महाकुंभ में देश विदेश से लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। सब 26 फरवरी से पहले स्नान करना चाहते हैं, इसलिए प्रयागराज में थोड़ा ज्यादा भीड़ है। लेकिन योगी ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। सभी लोग महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। आइए सुनिए जरा अखिलेश यादव संसद के बाहर आकर क्या कह रहे हैं, उनको योगी कैसे जवाब दे रहे हैं। 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं, ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोगों को जो कष्ट हो रहे हैं, जहां लोग घंटों जाम में फंसे हैं भूखे प्यासे, तो इस तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, और अगर सही मायनों में पूरी व्यवस्थाओं को ढंग से देखा जाता तो आज जितना कठिनाई और कष्ट का सामना श्रद्धालु कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 300 किलोमीटर दूरी पर महाकुंभ के लोगों को उतार दिया जा रहा है। फैजाबाद और अयोध्या तक जाम है, आज भी जाम है। चलिए देखिए, तो ये बद इंतजामी है, और जो पैसा अलॉट किया गया था उसका बंदरबाट है।
दरअसल माघ पूर्णिमा का वक्त है, इसलिए भक्त लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाऊं। माघ पूर्णिमा से पहले आप देख रहे हैं ये खचाखच भीड़, जो आप भक्तों का सैलाब देख रहे हैं, रेला देख रहे हैं, ये महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीर है। 45 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 45 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगा ली है। और इसलिए देखिए प्रयागराज उस इलाके में बाकायदा पुलिस ऐलान कर रही है, लोगों को बता रही है कि कैसे आपको आना है, कैसे जाना है। आगे बढ़ते रहे, सड़क पर खड़े ना हो, आगे बढ़ते रहे। जिन श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाना है, यहीं से बाएं घूम जाएं। आगे बढ़ते रहिए, धीरे चलते रहिए, आगे बढ़िए, बीच में रुकिए मत। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के लिए सीधा जाके बाएं हो जाइए। देखिए योगी की क्लास के बाद देखिए अब सब कुछ ऐलान भी हो रहा है, भीड़ भी कम दिख रही है क्योंकि रुक नहीं रहा है कोई, और बाकायदा मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम की तस्वीर आप देख रहे हैं, सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं। सीसीटीवी का सीधे कनेक्शन इस कंट्रोल रूम में है। अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठे हैं और देख रहे हैं कंट्रोल रूम से जहां भीड़ लग रही है वहां फौरन पुलिस पहुंच रही है और उस भीड़ को कम करने की कोशिश कर रही है, डाइवर्ट कर रही है। कंट्रोल रूम से पूरी तरह से इसे मैनेज किया जा रहा है। ये तो प्रयागराज की बात हो गई, लेकिन प्रयागराज के अलावा दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं, शहर हैं, वहां भी वही आलम है। अयोध्या में देखिए जरा, अयोध्या में भी लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या के अलावा ये दूसरी तस्वीर देखिए, वाराणसी का हाल देखिए जरा। वाराणसी में तिल रखने की जगह नहीं है, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं वाराणसी की तस्वीरें, देखिए जरा भीड़। काशी में लाखों लोग पहुंच गए, सैलाब पहुंच गया है भक्तों का। तो अयोध्या से काशी जाने वाले रास्ते में भी जाम देखा जा रहा है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी वहां बढ़ गई है। अयोध्या से काशी जाने वाला रास्ता है, पुलिस वहां बाकायदा ऐलानियां कर रही है। काशी के लिए वाया मिर्जापुर होकर जाए, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अयोध्या काशी के लिए वाया मिर्जापुर होकर जाए। संगम में स्नान के लिए अरेर संगम घाट जाए, अरेर संगम घाट आगे बढ़। मैंने आपको दिखाया काशी में भीड़ बढ़ गई है, तो बाकायदा वाराणसी में देखिए खुद पुलिस गंगा में उतरी है और पूरी तरह से निगरानी कर रही है। आइए अब आपको बताऊं अभी हालात क्या हैं। अगर आप महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो क्या तैयारियां की गई हैं, योगी की मीटिंग के बाद क्या कुछ बदला है। महाकुंभ में आस्था और भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहले अनुमान था कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन माघ पूर्णिमा से पहले ही 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। चौथे शाही स्नान पर माघ पूर्णिमा पर 6 करोड़ लोग आ सकते हैं। संत रविदास जयंती की छुट्टी होने से भी भक्त उमड़ रहे हैं। अनुमान है कि कल 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। रिकॉर्ड के साथ बेहिसाब भीड़ को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 52 नए अफसरों को महाकुंभ में उतार दिया है। भीड़ को देखते हुए शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब प्रयागराज में हर तरह की गाड़ियों की एंट्री बैन हो गई है। सारे वीआईपी और वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। कार या बस से आ रहे हैं तो आपको शहर के एंट्री पॉइंट पर ही गाड़ी खड़ी करनी होगी। वहां पार्किंग है, पार्किंग और स्टेशन से भक्तों को संगम तक पैदल जाना होगा। मतलब माघ पूर्णिमा पर 10 से 12 किलोमीटर पैदल आना होगा। प्रयागराज बॉर्डर के सभी रास्ते में गाड़ियों की कतार लगी है। हालांकि जाम के हालात में पहले से काफी सुधार हुआ है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। हर 4 मिनट में प्रयागराज के स्टेशनों पर ट्रेन चलाई जा रही है। भीड़ के चलते ट्रेन में न चढ़ पाने पर 2 विकल्प दिए गए। अगर कंफर्म टिकट के बाद भी यात्री तय ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है तो स्टेशन मास्टर से अनुमति लेकर दूसरी ट्रेन में भी सफर कर सकता है। भीड़ की वजह से यात्री अगर किसी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते
तो रेलवे उन्हें पूरा रिफंड देगा, यानी पूरा किराया भी लौटाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी ने जो अब तक कदम उठाए हैं उसके बाद देखिए क्या हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही है प्रयागराज की कि चौराहों पर अब जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रयागराज में कोई भी गाड़ी अंदर घुसने नहीं दी जा रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए पूरी तरह से बैन है। उसके बाद देखिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, अंदर जो किलोमीटरों का जाम था वो खत्म हो गया है। सुनिए जरा डीआईजी वैभव कृष्ण क्या कह रहे हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, जिसपे काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आने की उम्मीद है और उसके दृष्टिगत हमारा सारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आज सुबह 4 बजे से कुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन हम लोगों के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें केवल जो आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक सेवाओं की जो गाड़ियां हैं वो ही केवल अलाउ की जा रही है। हमारा जो यातायात का व्यवस्थापन है कल का, उसमें इस चीज पे विशेष ध्यान रखा गया है कि कहीं भी क्रॉस मूवमेंट ना हो, कहीं भी जो कल्पवासियों का निकासी का मार्ग है और श्रद्धालुओं का आगमन का मार्ग है उसमें क्रॉस मूवमेंट ना हो और हमारा यातायात सुगम चले। तो ये सारी तैयारी हम लोगों के द्वारा की गई है। अब आपको बताता हूं, अगर प्रयागराज जा रहे हैं तो एक और जरूरी जानकारी है, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। पैदल चलना पड़ रहा है तो बहुत सी ऐसी बाइक चल रही हैं। जो आम लोग, वहां आसपास के जो लोग हैं वो अपनी बाइक लेकर आते हैं और 2 किलोमीटर ले जाने का पैसा लेते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं। इसी तरह जो बोट वाले हैं वो बोट वाले भी अब जरूरत से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। देखिए जरा प्रयागराज में हालात क्या हैं, कौन कितने पैसे ले रहा है किस काम के। सबसे पहले देखिए प्रयागराज पहुंचने के बाद भारी भीड़ को देखते हुए ऑटो और ई रिक्शा ने दाम बढ़ा दिए हैं और स्टेशन या बस स्टैंड से पहले किराया हुआ करता था 10 से 20 रुपए, लेकिन अब भक्तों से 100 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। प्रयागराज के किसी कोने से 50 रुपए में संगम पहुंच जाते थे, लेकिन अब यह दाम 300 से 500 रुपए तक पहुंच गए हैं। दिन भर में ऑटो रिक्शा वाले पहले 2 से 3 हजार रुपए कमाते थे, अब 8 से 10 हजार रुपए की रोज की कमाई हो रही है। एक एक आदमी से 400 से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। अब एक और चीज, इस तरह की बाइक्स चल रही हैं। संगम से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और शहर शहर बैरिकेड और ट्रैफिक जाम है। यानी आप प्रयागराज के बाहर से आ रहे हैं तो गाड़ी आपकी बॉर्डर पर ही खड़ी हो जाएगी, फिर पैदल आना है, स्टेशन से भी पैदल आना है, तो ये बाइक काम आ रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा बाइक वालों को है। 2 से 3 किलोमीटर के प्रति सवारी 400 से 500 रुपए ले रहे हैं। पहले दिन भर में 4 से 5 हजार कमाते थे बाइक सवारों से, अब इनकी जेब में 10 से 15 हजार रुपए आ रहे हैं। बहुत से युवा महाकुंभ के समय ही बाइक सवारी दे रहे हैं इस वक्त, मतलब कुछ घंटों की सेवा में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसी तरह संगम तट पर नाव चलती हैं, वो भी फायदा उठा रहे हैं। आम दिनों में जो नाव का किराया 50 से 100 रुपए था, वो किराया 500 रुपए तक पहुंच गया है। यानी श्रद्धालु इस मनमानी से भी परेशान नजर आते हैं। वैसे संगम तक नाव का रेट 150 रुपए तय किया गया है, लेकिन महाकुंभ की भीड़ में कोई नियम नहीं चल पा रहा है। नाव चलाने वाले एक आदमी से 500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं। माघ पूर्णिमा जैसे शाही स्नान पर रेट 5000 तक पहुंच जाता है। यह है स्थिति, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग पहुंच रहे हैं, बहुत सी दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, सुनिए एक्टर विद्युत जामवाल को। जो सुना था कि बहुत भीड़ है वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज कराया, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी आए उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन फ्रांस में कैसा वेलकम हुआ है, फ्रांस में मोदी और अमेरिका तक हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त फ्रांस पहुंचे, तस्वीर आप देख रहे हैं,
पीएम मोदी के पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है जैसे ही पहुंचे। देखिए जरा, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। जो आप हमारे शेख मुजीब के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो, पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ तो खुशी है। जो आप हमारे शेख मुजीब के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो, पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ तो खुशी है। जो आप हमारे शेख मुजीब के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो, पहला बाद देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में इमैनुअल मैक्रों ने डिनर दिया अपने घर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिले। ये डिनर के वक्त की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री को इमैनुअल मैक्रो अंदर लेकर गए अपने घर में, जहां बाकी मेहमान, बाकी अतिथि मौजूद थे। मोदी जेडी वेंस से मिले हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। इसके बाद पीएम अमेरिका जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you for being here. It's great to be here. Come somebody wants to. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yes. Merci. प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से कहा, बहुत महान जीत हुई है आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस महल में डिनर दिया गया वो है इसकी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है एलएसी पैलेस। देखिए जरा, यहीं रहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तो आपने उनका पैलेस देख लिया। अब इसकी खासियत आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी का डिनर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। यहां से वो अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और पीएम मोदी फ्रांस से ही अमेरिका को साधने में जुट गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एलएसी पैलेस में मोदी को डिनर दिया, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। मोदी ने जेडी वेंस के साथ हाथ मिलाया और चुनाव में जीत की बधाई दी। मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। मैक्रो ने मोदी को जिस एलएसी पैलेस में डिनर दिया है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। एलएसी महल अपने आप में बहुत खास है। महल फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों बीच है। महल 1,20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है। इसमें 365 कमरे, कार्यालय और सलून है। महल में 350 सैनिकों सहित स्टाफ के 800 सदस्य रहते हैं। 2000 फर्नीचर और कॉरिडोर में 320 घड़ियां लगी हुई हैं। महल में लगा फर्नीचर काफी कीमती है। महल में सोने का पानी चढ़ा हुआ इंटीरियर है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। महल के स्टेट डाइनिंग रूम में राष्ट्रपति डिनर और रिसेप्शन पार्टी देते हैं। यहां कई लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का किचन 5000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में फैला है।
देश विदेश के सैकड़ों तरह की डिश बनाने वाले शेफ मौजूद रहते हैं और मेहमानों को यहां चांदी की थाली में भोजन कराया जाता है। कर्मचारियों के वेतन के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं। आइए अब आपको दिखाऊं, इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बड़े कार्यक्रम में वहां शिरकत की। फ्रांस में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई समिट थी, एआई समिट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो पहुंचे। और आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एआई समिट में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने एआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कहा है वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं समिट में, इमैनुअल मैक्रो उनके बगल में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस में एआई समिट में पीएम शामिल हुए और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए इसे, कंप्यूटर को इंसानों जैसे सोचने समझने की तकनीक विकसित करना इसका मतलब है। इस मौके पर मोदी ने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दिया है। सवाल था, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां छीन लेगा? मोदी ने कहा, इतिहास गवाह है, तकनीक से काम खत्म नहीं होते हैं, बल्कि काम का स्वरूप बदलता है, नए तरह के रोजगार पैदा होते हैं। मोदी ने कहा, एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एआई में दुनिया बदलने की ताकत है। यह समाज सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा और खेती जैसे क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकता है। एआई एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है जिसमें स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने का सफर तेज हो सकता है। मोदी ने एआई को समझने और उसको सीखने पर जोर दिया है। युवाओं को हमें इस तकनीक में आगे लाना होगा। एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर मोदी ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को बदल रहा है, इसलिए जरूरी है दुनिया एआई को लेकर मिलकर काम करे। भारत अगले 2 सालों में एआई पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे 1,20,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने इस समिट में क्या कहा। फ्रेंड, लॉस ऑफ जॉब्स इज AI's most feared disruption. एआई से रोजगार के संकट पर ध्यान देना होगा। इतिहास गवाह है कि तकनीक से काम खत्म नहीं होते, बल्कि काम का स्वरूप बदलता है और नए तरह के रोजगार पैदा होते हैं। As nature changes and new types of jobs are created. एआई वाले भविष्य के लिए अपने लोगों को नई स्किल सिखाने में निवेश करना होगा। एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। AI driven future। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है अश्लील कॉमेडी पर बवाल। दरअसल यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया मुश्किलों में है अपने इस कार्यक्रम के बाद। इसके बाद बवाल हुआ और इनके खिलाफ अलग अलग जगह एफआईआर हो गई है और एफआईआर के साथ साथ अलग अलग विभागों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है रणबीर के खिलाफ। देखिए जरा, पुलिस, महिला आयोग, ये सब एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले देखिए, पुलिस, मुंबई, दिल्ली और असम में केस दर्ज हो गया इनके खिलाफ। शो में काम करने वाले स्टाफ का बयान दर्ज हुआ है। रणबीर इलाहाबादिया के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची है। गुवाहाटी पुलिस भी समन भेजने की तैयारी कर रही है। साइबर सेल देखिए, महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी केस दर्ज कर लिया है। प्रोड्यूसर, जज समेत 30 लोग आरोपी बनाए गए हैं। सभी आरोपियों को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। महिला आयोग ने शो के आयोजकों को नोटिस भेज दिया है। 17 फरवरी को महिला आयोग में सुनवाई निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है। इसमें अश्लील कंटेंट पर कड़े एक्शन की मांग की गई है। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। रणबीर के वीडियो के साथ दूसरे ऐसे कंटेंट हटाने को कहा है। संसद, आईटी मामलों की संसदीय समिति ने नोटिस जारी कर सकती है और रणबीर और शो के आयोजकों को तलब किया जा सकता है। संसद में ओटीटी पर सख्त कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री, आईसीडब्ल्यूए ने कार्यक्रम पर प्रतिबंध की मांग की है और आईसीडब्ल्यूए फिल्म में काम करने वालों की संस्था है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो कंटेंट बना रहे हैं, ये कंटेंट आखिर अगर अश्लील है, क्या पैसा कमाना बड़ी वजह है? देखिए जरा कहां से पैसा आ रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि पैसा, क्या ये पैसों की बारिश हो रही है?
तीसरा ग्राफिक दीजिए मुझे। ये आप देख रहे हैं दुनिया भर के युवाओं में सोशल मीडिया की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे में सोशल मीडिया दुनिया में रोजगार का जरिया बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर लोग पैसा कमा रहे हैं। तकनीकी भाषा में इन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है। रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर का बाजार सोचिए 2 लाख करोड़ रुपए का है। अकेले भारत में करीब 9,30,000 कंटेंट क्रिएटर हैं। इनमें 12% यानी 1,12,000 लोग 1 से 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। भारत में 2023 में इन्फ्लुएंसर मार्केट 1,875 करोड़ रुपए का था, जो कि 2026 में 3,375 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया गया। इन्फ्लुएंसर का कंटेंट जितना ज्यादा देखा जाता है उतना पैसा मिलता है। यह पैसा यूट्यूब पर चलने वाले विज्ञापन के आधार पर दिया जाता है। यही वजह है कि वीडियो से कमाई के लिए अश्लीलता तक परोसी जा रही है। 46% कंपनियां 100 से 1 लाख उपभोक्ता वाले इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन देती हैं। अकेले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही दुनिया में 250 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता हैं, यानी धरती की आबादी का हर तीसरा आदमी यूट्यूब देखता है। इंस्टाग्राम पर 200 करोड़, सोशल मीडिया एक्स पर 61 करोड़ उपभोक्ता हैं और 2024 की शुरुआत तक भारत में 46 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूजर थे। यह आंकड़ा भारत की कुल आबादी का करीब 32% है। भारत में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर कंटेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ही देखा जाता है। तो यह है वजह कि ये यूट्यूबर्स कुछ भी कर जाते हैं। सिर्फ मकसद होता है कुछ ऐसा करें कि प्रसिद्धि हासिल हो और उससे पैसा कमा सके। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ट्रू क्राइम ब्रेक के लिए